कहा जाता है कि सतह पर क्या लग रहा है, दाब। ये सब ने पूछेगा, तुमको सीधे पूछेगा दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं, पास्कल। और दाब एक महाविभीय, दाब एक कौन राशि है, अदिश राशि है। दाब कौन राशि है, अदिश। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दाब का मान क्या होगा, घटे। पृथ्वी के सतह से या तो आप ऊपर जाइए या तो नीचे जाइए, दाब का मान क्या होता है, घटता है। पास्कल का नियम देखो चला, इसका एक क्यों क्वेश्चन पूछता है, जितना हाइड्रोलिक वाला मामला है ना, उस सब किसका एग्जांपल है, पास्कल। हाइड्रोलिक बोले तो पास्कल, हाइड्रोलिक बोले तो पास्कल, हाइड्रोलिक बोले तो पास्कल। तो कहते हैं पास्कल के नियम के आधार पर द्रव चालित यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। महाभिवियाय, पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक, पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक, पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक। कहते हैं मैनोमीटर, सरल वायुदाब मापी, 14 वायुदाब मापी, निर्द्रव वायुदाब मापी, तुंगता मापी, ये सभी यंत्र आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। मैनोमीटर किसका दाब नापता है, गैस का। और आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है चला पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, और ये मात्रकहीन है। ये क्या है, मात्रकहीन और बीमाहीन है, क्योंकि देखो ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है, तो दोनों का घनत्व घनत्व क्या हो जाए, कट जाए। बैरोमीटर बताओ, वायुमंडलीय दाब नापता है। बैरोमीटर क्या नापता है, लिखते जाओ, बैरोमीटर क्या नापता है, वायुमंडलीय दाब। एक बात बताओ चला कि अगर मान लो ये बैरोमीटर है और एकाएक इसका पठन नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा तो यहाँ का, एक मिनट, अगर प्रेशर यहाँ नीचे गिर जाएगा तो यहाँ प्रेशर कम होगा, तो कम होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में सारा हवा आ जाएगा, तो आंधी आ जाएगा। और अगर ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होगा, क्या हो जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, मौसम साफ रहेगा। पूछता है चला क्वेश्चन, बैरोमीटर वायु, ये ज्योग्राफी वाला से पूछना, चक्रवात कैसे आता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरेगा, क्या आएगा, आंधी तूफान। क्या आएगा, आप पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा, वर्षा। आप पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, क्या होगा, आप पाठ्यांक अचानक ऊपर चढ़ जाएगा तो दैनिक तापमान में क्या होगा, वृद्धि हो। चूंकि ये बीपीएससी में पूछा था इसलिए हम इसको दे दिए हैं, वैसे तीनों को पूछता है कि एकाएक नीचे गिर जाएगा, आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, वर्षा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, मौसम साफ, एकाएक ऊपर चढ़ जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर कहता है सहसंजक बल, बताओ समान अनुओं के बीच लगने वाला बल सहसंजक, और समान अनुओं के बीच लगने वाला बल असंजक। समान अनुओं के बीच सहसंजक और समान अनुओं के बीच असंजक। कहते हैं समान अनुओं के बीच लगने वाला बल सहसंजक, सहसंजक बल ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। अब आता है प्रश्न, असंजक बल किसको कहते हैं, यहीं पर लिख लो, असंजक बल किसमें, असमान अणु के बीच लगने वाला बल, और समान अणु के बीच लगने वाला बल। इसका एग्जाम्पल लिख लो, पूछता है चौक और ब्लैक बोर्ड, चौक एंड ब्लैक बोर्ड। दूसरा मार्कर एंड व्हाइट बोर्ड। तीसरा मार्कर और व्हाइट बोर्ड, चौक और ब्लैक बोर्ड, पेन एंड पेपर। ये सब क्या है, कौन बल है, लिख लो, ये पूछेगा। सहसंजक बल समान अनुओं के बीच लगता है, असंजक बल असमान अनुओं के बीच। चौक एंड ब्लैक बोर्ड, मार्कर एंड व्हाइट बोर्ड, पेन एंड पेपर, ये सहसंजक है कि असंजक, और समान अनुओं के बीच लगता है इसलिए क्या है, असंजक। और समान अनुओं के बीच लगने वाला बल असंजक, समान अनुओं के बीच लगने वाला बल सहसंजक।
ठोस में ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। तत्संजक बल सबसे ज्यादा किस में? ठोस में। उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। लिख लिया। अब देखो चला, पृष्ठनाव क्या है? किसी भी द्रव का क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करना क्या कहलाता है? पृष्ठनाव। जैसे मान लो ये अगर पृष्ठ तन जाएगा इससे, तो तन जाएगा तो ये अपने क्षेत्रफल को यहां से यहां लेके आ गया, तो क्षेत्रफल कम हुआ कि ज्यादा? तो किसी भी द्रव का क्षेत्रफल कम करना क्या कहलाता है? पृष्ठनाव। अब पृष्ठनाव सबसे ज्यादा होता है शहद का, उससे कम पानी का, उससे कम केरोसिन का। जिसका पृष्ठनाव कम होगा वो ज्यादा फैलेगा, और जिसका पृष्ठनाव ज्यादा होगा वो कम फैलेगा। केरोसिन ज्यादा फैलता है क्योंकि उसका पृष्ठनाव कम। अब बताओ, तापमान बढ़ा देंगे तो शहद जो है वो पतला हो जाएगा कि मोटा? अगर पृष्ठनाव बढ़ा देंगे तो शहद मोटा होगा कि पतला? तो पतला होगा तो भैया उसका पृष्ठनाव घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। तापमान बढ़ाने से पृष्ठनाव घटता है। अब पृष्ठनाव के कारण कोई चीज फैलता है कि केरोसिन जो है पृष्ठनाव कम होने के कारण क्या हो रहा है? फैल रहा है। इसका देखो एग्जाम्पल पूछता है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? पृष्ठनाव का, पानी की बूंद का गोल होना, साबुन के बुलबुले का बड़ा होना, शेविंग ब्रश के बाल का आपस में चिपक जाना, बोलो रे, गर्म खाने का स्वादिष्ट लगना। क्या कर रहे लड़की के बाल? हाँ, कहता लड़की के बाल चिपक जाते हैं। ब्याह भेल है? मतलब ये गंदा गंदा बात बोलने में तो यही सब काम करता है तुम। रख छुट्टा, लाजो नहीं लगता है रे, ये मास्टर बनेगा ये। छी, कम से कम तुम्हारे बैच में चला हम डिसिप्लिन का उम्मीद करते हैं। गुरुबड़ी वाला के पास डिसिप्लिन नहीं हो रहेगा। चल, बीपीएससी टीचर वाले बैच में तो हम 100% डिसिप्लिन की उम्मीद करते हैं। अब देखो, कहते हैं चला कि शहद, पानी और केरोसिन। तो अगर हम बात करें शहद, पानी और केरोसिन में, जिसका पृष्ठनाव कम है वो ज्यादा फैलेगा। जिसका पृष्ठनाव कम है वो ज्यादा फैलेगा, और जिसका पृष्ठनाव ज्यादा है कम फैलेगा। तब गर्म खाना पृष्ठनाव कम होने के कारण ज्यादा फैलता है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट वाला जो पानी होता है पृष्ठनाव कम होने के कारण ज्यादा फैलता है, और मैल की गहराई में जाकर मैल को क्या करता है? साफ करता है। तो देखो कहते हैं इसका एग्जाम्पल है पृष्ठनाव। एक एग्जाम्पल लिख लो। पृष्ठनाव का एग्जाम्पल पूछेगा, पूछबे करेगा। एगो पहला एग्जाम्पल, गर्म खाना स्वादिष्ट, गर्म खाना, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है। गर्म खाना क्या लगता है? स्वादिष्ट लगता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, शेविंग ब्रश के बाल चिपक जाते हैं। शेविंग ब्रश के बाल का चिपकना, शेविंग ब्रश के बाल का चिपकना, शेविंग ब्रश के बाल का चिपकना, शेविंग ब्रश के बाल का क्या होना? चिपकना। तीसरा एग्जाम्पल है वर्षा की बूंद का गोल होना, वर्षा की बूंद का गोल होना, वर्षा की बूंद का गोल होना। चौथा एग्जाम्पल है साबुन के बुलबुले का बड़ा होना, साबुन के बुलबुले का क्या होना? बड़ा होना। यही 4 गो एग्जाम्पल चला तोरा पूछेगा। गर्म खाने का स्वादिष्ट होना, शेविंग ब्रश के बाल का आपस में चिपक जाना, वर्षा के बूंद का गोल होना, साबुन के बुलबुले का क्या होना? बड़ा होना। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? अरे हो गया। लिखा?
अरे हो गया। शेविंग ब्रश के बाल का आपस में क्या होना, चिपकना। वर्षा की बूंद का गोल होना, साबुन के बुलबुले का बड़ा होना, ये सब क्या है, पृष्ठ तनाव। अब देखो चला, सेम मामला श्यानता का भी है। सेम मामला जो है ये श्यानता का भी सेम मामला है। श्यानता की अगर हम बात करें तो ये भी शहद का ज्यादा, पानी का उससे कम, केरोसिन का सबसे कम। तो बताओ जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ज्यादा की कम। हाँ, श्यानता सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल है। द्रव के सतहों या गैस के सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल है श्यानता। सबसे ज्यादा शहद, पानी, केरोसिन, पेट्रोल। और द्रव का ज्यादा की गैस का? रगड़ घर्षण किसमें ज्यादा होगा, द्रव का की गैस का? किसमें ज्यादा होगा? तो कहते हैं दोस्त मेरे, बर्नौली का सिद्धांत। इस प्रमेय के अनुसार ऊर्जा बढ़ने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। बर्नौली के सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक एग्जाम्पल पूछेगा चला, तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना, किसका सिद्धांत है, बर्नौली का। तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना, किसका सिद्धांत, किसका, बर्नौली का सिद्धांत है। तो घट्टेपन, प्लास्टिसिटी का नाम सुने हो? एक होता है प्लास्टिक, एक होता है इलास्टिक। इलास्टिक को खींचोगे पुनः अपने शेप में आ जाएगा, अब प्लास्टिक को खींचोगे पुनः अपने शेप में नहीं आए। तो कहते हैं वैसा पदार्थ जिस पर बल लगाने पर वह वस्तु विकृत होकर उसी आकार में रह जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। और कहते हैं जब वस्तु बल लगाकर खींचा जाता है और उसके आकार में परिवर्तन होता है और तब हटा लिया जाता है तो वह वस्तु उसी आकार में आ जाता है। यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब हुआ खींचे रबर, ऐसे खींचे पुनः छोड़ दिया अपने शेप में आ गया। इलास्टिक, खींचे अपने शेप में नहीं आया, प्लास्टिक। बोलन रे, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है, ठोस, उससे कम द्रव और सबसे कम गैस। ऊष्मा, ऊष्मा का नाम सुने हो? ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है। पूछता है क्वेश्चन कि ऊष्मा किससे उत्पन्न होता है? ऊष्मा अणुओं की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है। कहते हैं ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, पदार्थ के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है, अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। देखो एक क्वेश्चन पूछेगा, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होता है। ध्वनि किससे उत्पन्न होता है, कंपन से। ऊष्मा जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा से। ऊष्मा किससे उत्पन्न होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा से। ऊष्मा किससे उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है किससे, कंपन से। और ऊष्मा उत्पन्न होता है किससे? लिख लो एक जगह, पूछता है अणुओं की गतिज ऊर्जा से। ध्वनि उत्पन्न होता है किससे, कंपन से। और ऊष्मा उत्पन्न होता है किससे, अणुओं की गतिज ऊर्जा से। लिखा? ऊष्मा किससे उत्पन्न होता है, कंपन से। और ध्वनि किससे उत्पन्न होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा से। सॉरी, ध्वनि कंपन से और ऊष्मा अणुओं की गतिज ऊर्जा से। ताप में अंतर के कारण किसका प्रभाव, ऊष्मा का। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, बड़ी सबका जरूरत नहीं, यही दोनों पूछेगा। आई चला, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, C माइनस 0/100 माइनस 0, K माइनस 273, 373 माइनस 273, F माइनस 32/212 माइनस 32, R माइनस 0/80 माइनस 0। इसका ई नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछेगा। देखो बढ़िया से, तापमान मापने के 4 स्केल हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। तापमान मापने के कितने स्केल, 4। कौन कौन, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। ये इसका उच्चतम बिंदु है, ये इसका केल्विन पर उच्चतम है, ये फ़ारेनहाइट पर उच्चतम है, ये र्यूमर पर उच्चतम है। और ये जो सब देख रहे हो ये सब क्या है, न्यूनतम। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी, 373 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री आर। और जल का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सी, 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री आर। बुझा रहा है? जो 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 बड़ा वैल्यू है ना, इस सब जल का क्वथनांक है, इस सब जल का क्या है, क्वथनांक। और इस सब आपस में बराबर है। और जितना छोटा वैल्यू है सब आपस में क्या है, बराबर। जल का क्वथनांक जिस पर जल खौलता है और जल का हिमांक जिस पर जल जमता है। 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सी को क्या कहते हैं, परम शून्यता। 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सी को क्या कहते हैं,
परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर गैसों का आयतन शून्य हो जाएगा, अर्थात इस तापमान पर गैस क्या बन जाएगा? ठोस। आई चला याद रखना 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर चालक जो है ये अति चालक हो जाता है। चालक क्या हो जाता है? अति चालक। अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक क्या हो जाता है? कुचालक। चालक अति चालक हो जाता है और अर्धचालक क्या हो जाता है? कुचालक। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर क्या होता है? चालक अति चालक और अर्धचालक क्या हो जाता है? कुचालक। जल्दी पूछता है, इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य। इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर चालक क्या होता है? अति चालक। चालक क्या होता है? अति चालक। अर्धचालक क्या होता है? कुचालक। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी गैसों का सबसे न्यूनतम तापमान है। पूछता है, इसको हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं और इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। चालक अति चालक हो जाता है, अर्धचालक कुचालक हो जाता है। अब देखो चला 0.16 डिग्री सी या 273.16 केल्विन को जल का कौन बिंदु कहते हैं? त्रिक बिंदु। जिस पर जल के तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस अपनी अवस्था को बदलता नहीं है। कितना डिग्री सी? 0.16 डिग्री। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। आज 0.16 डिग्री सी जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर आप पानी, बर्फ, वाष्प तीनों रख दीजिएगा, अपनी अवस्था को नहीं बदलेगा। इसको हम लोग जल का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जैसे चला जी यहाँ बर्फ रख दीजिएगा, पिघल के पानी बन जाएगा। अरे बोलो, वाष्प रख दीजिएगा, पानी बन जाएगा। आप पानी को फ्रिज में रख दीजिएगा, बर्फ बन जाएगा। तो एक ऐसा जगह जहां पर तीनों को रखे और कोई अपना अवस्था ना बदले, वो टेम्परेचर कितना है? 0.16 डिग्री। यानी जल की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तीनों में से कोई अवस्था ना बदले, इसको जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देख लो चला, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन जो तेरा पूछेगा ही देख लो। डॉक्टरी थर्मामीटर में जो सामान्य तापमान है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप है। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप महाभिवियाय 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाईलाइट कर लो, पूछता है एक को यही बात पूछता है। बताओ, डॉक्टरी थर्मामीटर में कहां पर लाल निशान लगा होता है? 37 डिग्री सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये मानव शरीर का कौन तापमान है? सामान्य ताप। मानव शरीर का कौन ताप है? सामान्य ताप। बाकी की जरूरत नहीं है। देखो, चालन किसमें होता है? उस चालन होता है ठोस में। किसमें होता है? असंवहन होता है द्रव या गैस में। विकिरण कहाँ होता है? सूर्य की उष्मा या भट्टी की उष्मा। किस विधि द्वारा? विकिरण द्वारा। देख लो, चालन में ठोस में होता है। पदार्थ के अणुओं में गति के बिना अगर होगा तो वो चालन होगा। पदार्थ के अणुओं के गति के द्वारा होगा संवहन। अब बिना माध्यम के या माध्यम के साथ होगा तो क्या होगा? विकिरण। चालन कहेगा किसमें होता है? ठोस में। संवहन किसमें होता है? द्रव या गैस में। अब विकिरण कहाँ होता है? सूर्य की उष्मा या भट्टी की उष्मा में क्या होता है? विकिरण। पूछेगा चला, चालन हो गया कहाँ? ठोस। संवहन कहाँ हो गया? द्रव या गैस। अब विकिरण कहाँ हो गया? सूर्य की उष्मा। बताओ, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? ध्वनि के गमन के लिए माध्यम चाहिए। प्रकाश के गमन के लिए? प्रकाश के गमन के लिए माध्यम नहीं चाहिए। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? निर्वात में ध्वनि का अगर देगा, ध्वनि हो जाएगा 0। अब प्रकाश अगर देगा, इसका वेग हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ले लो, ध्वनि के लिए गमन के लिए क्या चाहिए? माध्यम। महाभिवियाय एकदम चला पूछवे करेगा। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। निर्वात में ध्वनि का वेग 0, अब प्रकाश का वेग 3 × 10⁸। अरे भाई एकदम हेल्प कर देंगे आपको, अभी पढ़ाने दीजिए, पढ़ाने के बाद आपकी मदद कर देंगे।
बताओ चला, विकिरण सूर्य और भट्टी, चालन किसमें, ठोस में, संवहन किसमें, द्रव या गैस में, विकिरण किसमें, सूर्य या भट्टी में। ध्वनि के गमन के लिए क्या चाहिए, माध्यम। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम चाहिए। हाँ, निर्वात में ध्वनि का वेग 0, प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताओ ठोस में क्या होता है, चालन, द्रव और गैस में क्या होता है, संवहन, और सूर्य की उष्मा विकिरण। न्यूटन का शीतलन नियम, देखो चला, दूध को गर्म कीजिए आप, गर्म करके ठंडा कीजिए। बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में ज्यादा समय लगता है। अगर आपको कह देगा कि 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में अगर 5 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, तो 50 डिग्री सी से 40 डिग्री सी होने में 5 मिनट से क्या लगेगा, अधिक। 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लग रहा है, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से ज्यादा लगे। 60 से 50 होने में कितना लग रहा है, 5 मिनट। तो हम कह रहे हैं अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगेगा। लड़का कहता है यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, तो यहाँ 5 मिनट, तो यहाँ भी 5 मिनट। ऐसा नहीं है, बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगता है। बोलो हाँ। तो कहते हैं बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे अधिक समय लगता है। देखो उष्मा गति का नियम, शून्यवां नियम किसको बताता है, ताप को। प्रथम नियम किसको बताता है, ऊर्जा को। और द्वितीय नियम उष्मा के प्रवाह। देखो प्रथम नियम का सवाल पूछेगा, अगर शून्यवां नियम का, तो कहेगा ए का ताप अगर 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 ए का ताप बी के ताप के बराबर होगा, तथा बी का ताप सी के ताप के बराबर होगा, तो ए का ताप किसके ताप के बराबर होगा, सी के ताप। ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप किसके बराबर, सी के बराबर। आप प्रथम नियम की अगर हम बात करें, तो अगर किसी वस्तु को क्यू उष्मा दी जाती है तो उससे अरे वाह, नई स्कूटर। उच्च ताप से निम्न ताप में होगा। यहाँ जो Q है, यहाँ की अगर बात करोगे तो यहाँ Q जो है वो दी गई उष्मा है। Q क्या है, दी गई उष्मा है। Q क्या है दोस्त मेरे, अरे Q क्या है, दी गई उष्मा। डेल्टा U क्या है, आंतरिक ऊर्जा। डेल्टा U क्या है, डेल्टा U की अगर हम बात करें, डेल्टा U है आंतरिक ऊर्जा। DW क्या, डेल्टा W क्या है, बाह्य कार्य। डेल्टा W क्या है, बाह्य कार्य। देखो चला, तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा शून्यवां नियम किसको बताता है, ताप को। शून्यवां नियम किसको बताता है, ताप। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण, और द्वितीय नियम ऊष्मा का प्रवाह। या पूछेगा द्वितीय नियम किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम, और उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न होगा, निम्न से उच्च में नहीं होगा। अगर शून्यवां नियम पूछेगा कि ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर है, तो ए का ताप किसके बराबर, सी के ताप के बराबर। जल्दी से लिख। जल्दी लिख। क्या लिखे, कैसे ठीक से लिखिए। अरे बाप रे, चला मेरा हैंडराइटिंग का थोड़ा गड़बड़ी है, आगे से ठीक से लिखेंगे। हैंडराइटिंग मेरा ठीक रहता चला तो हम अपना बिहार का टॉपर रहते। मामला ये हैंडराइटिंग है कारण गड़बड़ा के। 10वां में चला एक क्वेश्चन नहीं था जो हम छोड़े थे। आज ये 10 नंबर का था, में 5 नंबर दिया, किसी तरह पास कर दिया। हाँ था A to Z क्वेश्चन बना दिए थे। तो अब क्वेश्चन चला हमको याद था, अथवो वाला याद था, लेकिन तैयो चुटमल
काट लिया मेरा नंबर। हो गया? अरे हुआ। ऊष्मीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम में नियत रहता है आंतरिक ऊर्जा। नहीं पूछ। समदाबिया में क्या नियत रहता है? दाब। सम का मतलब होता है बराबर। समदाबिया में दाब बराबर। सममितीय में क्या बराबर? आयतन। समतापीय में ताप। ये सब नहीं पूछेगा, है ही पूछेगा, एक हाईलाइट कर लो। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा नियत रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या नियत रहता है? ऊष्मा। पूछेगा तोरा। किरचॉफ का नियम कहता है जो वस्तु जितना अच्छा अवशोषक है उतना ही अच्छा उत्सर्जक है। बताओ, जो जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा। बताओ, काली वस्तु ज्यादा अवशोषित करेगा कि सफेद? अगर काला वस्तु और सफेद वस्तु को बंद कमरे में गर्म करके रख दीजिएगा तो काला ज्यादा चमकेगा और सफेद कम। जैसे हम लोग मान लो सफेद हैं तो हम लोग सारे ऊष्मा विकिरण को क्या करते हैं? लौटा देते हैं। और जो काला है तो तभी ऊष्मा विकिरण को क्या करता है? अवशोषित करते हैं। हम लोग काले हैं। आप क्रीम लगा के गोरे हो गए तो आप गोरे हो गए। हम लोग चला गोरे हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? डाउट है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इस नियम के अनुसार जो वस्तु जितना अच्छा अवशोषक है उतना ही अच्छा क्या है? उत्सर्जक। अगर काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा जल्दी ठंडा होगा। जैसे अगर आप काली प्याली में चाय रखिएगा तो ये जल्दी अवशोषित करेगा, जल्दी उत्सर्जित करेगा, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और बताओ, काली गेंद ज्यादा चमकेगा कि गोरी? हाँ, काली, क्योंकि काला बहुत अच्छा अवशोषक और बहुत अच्छा उत्सर्जक। लिख लो, काली गेंद उजली गेंद की अपेक्षा ना अगर देखना, अगर बंद कमरे में समान तापमान पर एक काली और एक सफेद गेंद गरम करके छोड़ दिया जाए तो काली गेंद अधिक चमकेगा। कौन अधिक चमकेगा? काली गेंद अधिक चमकेगा। लिखा? कौन गेंद ज्यादा चमकेगा? काला। काली प्याली में चाय जल्दी ठंडा होगा कि अन्य में? काली प्याली में। बढ़े? काला गेंद और सफेद गेंद में कौन ज्यादा चमकेगा? काला। कौन ज्यादा चमकेगा? काला। काला गेंद और सफेद गेंद में कौन ज्यादा चमकेगा? काला। कौन ज्यादा चमकेगा? काला। बता, जल का सामान्य प्रसार महाभिवी आए। जल का आयतन कितना डिग्री से पर न्यूनतम? 4। और जल का घनत्व तो कितना डिग्री से पर अधिकतम? 4। बोलो रे, ये ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ये होता है 4 डिग्री सी, यह आयतन, इधर हो जाएगा ताप। आई ग्राफ ऐसा होता है। यह 4 डिग्री सी, यह ताप, क्या ये घनत्व। 4 डिग्री सी पर जल का आयतन क्या होगा? न्यूनतम। और 4 डिग्री सी पर घनत्व तो क्या होगा? महत्तम। अब बताओ, अगर 2 से 4 तक गर्म, यहाँ 2 डिग्री सी होगा, यहाँ कहीं 6 डिग्री सी होगा, तो 2 से 6 तक गर्म करेंगे तो पहले आयतन घटेगा फिर आयतन बढ़ेगा। अगर इसमें करेंगे 2 से 6 तक, ये 2 डिग्री सी है, आई 6 डिग्री सी है, पहले आयतन बढ़ेगा और फिर महत्तम होगा और फिर क्या होगा? घटेगा। लेकिन 4 डिग्री सी पर आयतन क्या होगा? न्यूनतम। 4 डिग्री सी पर घनत्व तो क्या होगा? महत्तम। 2 से 6 तक गर्म करेंगे तो पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, और 2 से 6 तक गर्म करेंगे पहले आयतन बढ़ेगा फिर घटेगा। बोलो हाँ। किसी गिलास में पानी या पानी में बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ पिघल जाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन वही मिट्टी का तेल रहेगा तो घट जाएगा। देख लो, कहता है जल का आयतन कितना डिग्री से पर न्यूनतम? 4। जल का घनत्व कितना पर अधिकतम? 4। अगर जल को 2 से 6 तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन क्या होगा? घटेगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा।
सही है? अरे बोलो, ड्रॉ द ग्राफ। पूछता है, पूछता है। 4 डिग्री सी पर जल का आयतन कितना? न्यूनतम। और 4 डिग्री सी पर घनत्व कितना? महत्तम। ई चला हम कह सकते हैं 2 से 4 तक घनत्व बढ़ेगा, 4 के बाद घटेगा। अरे बोलो, हम ये कह सकते हैं 2 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक पहले घनत्व क्या होगा? पहले घनत्व बढ़ेगा और फिर घटेगा। पहले घनत्व बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा? घटेगा। 2 से 4 तक पहले क्या होगा? बढ़ेगा। और 4 के बाद क्या होगा? घटेगा। और खाद्य पदार्थ कितना डिग्री सी पर संरक्षित है? तो 4 डिग्री सी। कितना डिग्री सी? अब बताओ, झील में अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में ऊपर में बर्फ और नीचे कितना? 4 डिग्री सी। जमीन के अंदर का पानी कितना डिग्री सी? 4 डिग्री सी। अच्छा एक बात बताओ, चला 0 डिग्री सी अगर ये है, इधर होगा पानी और 0 के बाद जैसे जाएगा क्या हो जाएगा? बर्फ। 0 तक क्या होगा? पानी। और 0 के बाद जाएगा तो क्या होगा? बर्फ। तो बताओ, पानी बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? आप बर्फ पानी बनेगा तो घटेगा। इसीलिए कहते हैं पानी के पाइप कभी कभी क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो आयतन क्या होता है? बढ़ता है। तो पानी के पाइप क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। ये तो पता होगा, किसी ग्लास में पानी या पानी में बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ है, बर्फ के पिघलने पर ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो रूम गर्म हो जाएगा। रूम क्या हो जाएगा? गर्म। हाँ, यहाँ पर चला कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो। पूछता है, पहला, झील, झील के तली का ताप, झील के तली का ताप अत्यधिक ठंडे प्रदेश में कितना डिग्री सी रहता है? 4 डिग्री सी, जिसके कारण जीव जिंदा रहते हैं। अत्यधिक, अत्यधिक, एकदम आराम से चला। अत्यधिक ठंडे प्रदेश में पानी जमकर कभी कभी पाइप फाड़ देता है। फ्रिज में खाद्य पदार्थ, फ्रिज में खाद्य पदार्थ 4 डिग्री सी पर क्या रहता है? संरक्षित रहता। फ्रिज में खाद्य पदार्थ कितना डिग्री सी पर संरक्षित रहता है? 4 डिग्री सी। तो समझ लो चला 7 दिन में साइंस पढ़ाने का जोखिम लिए हैं हम। तो जो लिखा रहे हो लिख लो, ठीक ना? अत्यधिक ठंडे प्रदेश में पानी के पाइप कभी कभी क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। अब फ्रिज में खाना कितना डिग्री सी पर संरक्षित रहता है? 4 डिग्री सी। फ्रिज में खाना कितने डिग्री सी पर संरक्षित? 4 डिग्री सी। फ्रिज में खाना कितने डिग्री सी पर? 4 डिग्री सी। लिखा? अरे लिखा? फ्रिज में खाना कितने डिग्री सी पर संरक्षित? 4 डिग्री सी पर संरक्षित रहता है। फ्रिज में खाना कितने डिग्री सी पर? 4 डिग्री सी पर संरक्षित रहता है। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। फ्रिज में खाना कितने डिग्री सी पर संरक्षित रहता है? 4 डिग्री सी पर। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर किसी चक्ती में छेद है, इसको गर्म किया जाए तो इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, इसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। लिख लो, अगर किसी चक्ती में छेद हो तो गर्म करने पर उसका आकार बड़ा हो जाएगा। अगर किसी चक्ती में छेद हो तो गर्म करने पर उसका आकार बढ़ जाता है। अगर किसी चक्ती में छेद हो तो गर्म करने पर उसका आकार क्या हो जाता है?
बढ़ जाता है। अगर किसी चकती में छेद हो तो गर्म करने पर उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चला देखो, ये नहीं पूछेगा, तो जो पूछेगा वो हम लिखा देते हैं। अवस्था बदलने से, अवस्था बदलने मतलब पानी बर्फ बनेगा, बर्फ पानी बनेगा तब। अवस्था बदलने से ताप नियत रहता है। अवस्था बदलने से ताप नियत रहता है। अवस्था बदलने से ताप क्या हो जाता है दोस्त मेरे? अवस्था बदलने से ताप नियत रहता है। अवस्था बदलने से ताप क्या रहता है? नियत रहता है, नियत रहता है। अवस्था बदलने से ताप 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 नियत रहता। एगो चीज और पूछता है, चला। भाप से अधिक जलन होता है। भाप से अधिक जलन होता है। भाप से अधिक जलन होता क्यों? पानी की अपेक्षा। क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। भाप से अधिक जलन होता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। भाप से अधिक जलन होता है कि पानी से? भाप से अधिक जलन होता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक। भाप से अधिक जलन होता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक। लिखा? भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक। अवस्था बदलने से क्या नियत रहता है? ताप। अवस्था बदलने से ताप। और रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा नियत रहता है। पीछे हाईलाइट करवाएं, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या नियत रहता है? रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा नियत रहता है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है हाइड्रोजन गैस की, और उसके बाद जल की। इसीलिए जल का उपयोग रेडिएटर में करते हैं क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। पूछता है, लिखेगा। लिखाएं। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या नियत रहता है? ऊष्मा, ताप नहीं। क्या नियत रहता है? ऊष्मा। लिखेगा। लिखाएं। जल की विशिष्ट नहीं, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता हाइड्रोजन गैस की होती है। हाइड्रोजन गैस की होती है, उसके बाद जल की। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस की होती है, उसके बाद जल की। नेक्स्ट पॉइंट, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण, नेक्स्ट पॉइंट, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण उसका उपयोग वाहनों के रेडिएटर में करते हैं। उसका उपयोग वाहनों के रेडिएटर में करते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण उसका उपयोग कहाँ करते हैं? वाहनों के रेडिएटर में करते हैं। और उद्धोष्म परिवर्तन में क्या नियत रहता है? ऊष्मा। अब भाप से अधिक जलन क्यों होता है? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अवस्था बदलने से ताप नियत रहता है। अगर ठोस द्रव में बदल जाएगा, बर्फ पानी बन जाएगा, पानी जलवाष्प बन जाएगा, इस प्रक्रिया में क्या नियत रहेगा? ताप। क्या नियत रहेगा? चकती में छेद करेंगे, छेद का आकार क्या हो जाएगा? गर्म करने पर बढ़ेगा। पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है ताकि गर्म होकर पटरियां फैले नहीं, अब फैल के टेढ़ा ना हो। फिर कहता है चला दौलनी गति और आवर्ती गति। दूध तो नहीं पूछेगा, हटा दो इसका, जरूरत नहीं। यहां से चला क्वेश्चन पूछेगा, शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने से क्या उत्पन्न होता है? विक्षोभ। शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने से क्या उत्पन्न होता है? विक्षोभ। अब देखो, किसी कण का एक पूरे चक्कर में कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। देखो, अगर ये जो दूरी तय करेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य।
तरंग दैर्ध्य एक प्रकार का दूरी है, इसलिए इसका SI मात्रक मीटर और इसका व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। तरंग दैर्ध्य जो होता है किसी भी तरंग द्वारा, ये ऊपर में है श्रृंग, इसको क्या कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं गर्त। दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर, इसका व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर मीटर। दोलन करने वाली वस्तु अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, दोलन का आयाम। जैसे अगर कोई ये दोलन कर रहा है तो दोलन कर रहा होगा चलाते माध्य स्थिति से जो महत्तम विस्थापन होगा इसी को क्या कहते हैं, आयाम। क्या कहते हैं, आयाम। एगो चला अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इसको बढ़िया से देख लो, अधिकतर एग्जाम में पूछता है। हाँ देखो चला, तरंग दो प्रकार का होता है। तरंग कितने प्रकार का, एक होता है अनुदैर्ध्य, एकदम शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं तुरंत। एक होता है अनुप्रस्थ, है ना। अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करें ये सीधे जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग का बात करें तो ये टेढ़ा मेढ़ा जाए। देखो देखो इसका ई कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर। समानांतर है तो 0 डिग्री, ई लंबवत है तो कितना डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। समानांतर है तरंग, अनुदैर्ध्य होगा तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। अनुप्रस्थ होगा तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब एक बात बताओ चला, इसका एकमात्र एग्जाम्पल क्या है, ध्वनि। एक और जो पूछता है तो बहुत सारा, लेकिन जो पूछता है और बात करो, इसका एग्जाम्पल है प्रकाश। क्या एग्जाम्पल, आज जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है उस सब। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्यवरक, सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ। इसका जो वेग होता है वो होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका जो वेग होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में यही पूछता है, अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग है तो बताओ अनुदैर्ध्य तरंग निर्वात में गमन करेगा, निर्वात में गमन नहीं। अब बताओ ये अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग है, निर्वात में गमन करेगा, निर्वात में गमन करेगा, निर्वात में क्या करेगा, गमन करेगा। जल्दी लिख, एकरा से क्वेश्चन रहेगा। जल्दी लिख, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, क्लास में, क्लास में। देखिए चलो जी, प्रकाश अनुप्रस्थ है, लेकिन अगर कहेगा प्रकाश कैसा गमन करता है तो मारिएगा सीधी रेखा में। ये प्रूफ करने के लिए वैज्ञानिक सब लगल है, हो जाएगा तो बता देंगे। क्या आदमी फोन किया चला, उसके पास ऑलरेडी मेरा 40,000 रुपया है, लिया था वो बच्चा को पढ़ाने के लिए, या हमारा बच्चा पढ़ रहा था, हम दे दिए। बच्चा है, मेडिकल का तैयारी कर रहा था, सोचे डॉक्टर डॉक्टर बन जाएगा तो नाम लेगा कि 40,000 ओकरो से लिए थे, दे दिए। पता चला कि डॉक्टर तो नहीं बन पाया बच्चा। अभी हमको फोन करता है क्या कि 60,000 और अगर देता तो सीधा सीधा हो जाता है 1 लाख, और इस बार विद्या कसम खा रहे हैं 1 तारीख तक दे देंगे। और जो 40,000 लिया है वो बात को हो गया लगभग 3 साल। जैसे हम मांगने भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम अब तो नहीं मांगो। हम एक बार लेके अगर कोई पैसा मेरा बेईमानी कर लेता तो हम समझते हैं मेरा पिंड छूट गया। एक के बार न लिया, अब नहीं ना आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फेर आते हैं। पटना में चला, अब कभी भी सबको ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो ना, लगे कि आज खाना है पैसा नहीं है हमरे पास चलाना, लगे कि महीना का रूम रेंट नहीं दे पाएंगे तो हमरे पास चलाना, बिना किसी कुछ पूछे हुए दे देंगे, और कभी मांगने भी नहीं जाएंगे, कभी नहीं।
खाली एक बार आना है, आप बोलना है कि सर 1500 टका दीजिए हमको काम, लौटाएंगे नहीं कभी। तुम कहोगे सर कितना को आप दे दीजिएगा, तो स्टूडेंट का सेल्फ रिस्पेक्ट इतना तगड़ा है चला कि अगर वो टीचर से तभी मांगने आएगा जब उसके पास सच में नहीं होगा, और हम तो कोई तहकीकात नहीं करेंगे, थोड़ा पैसा हम दे देंगे। अब तुम कहोगे कितना को दीजिएगा, दोस्त मेरे, मेरे पास आता ही वही है। मास्टर के पास झूठ बोलने के लिए ना बड़ा कलेजा का जरूरत होता है। वो या तो फ्रॉड बोलेगा या तो मजबूर आदमी बोलेगा। तो फ्रॉड बोलेगा तो हम पहचान लेंगे, मजबूर आदमी बोलेगा तो वो पहचान लेंगे। हमारा चला सामने में खड़ा हो जाएगा तो बता देंगे आज थोड़ा सच में पैसा का जरूरत है कि नहीं है। आना है और ले जाना है, दिल करे तो नौकरी होगा तो लौटा देना। हम चला हमेशा ये वो गड्डी साथ में रखते हैं। और बहुत लोगों का चला महीना फिक्स है, तो उसको हर महीना पैसा देना है। अभी एगो नया में ही फिक्स हुई है, इसको हर महीना 1700 टका देना है। कौन है, कहाँ की है नहीं पता हमको, लेकिन आई है, सीधे बोलिएगा हमारा रूम रेंट आप ही दीजिएगा, हम इसको दें। यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको कल दिलवाए हैं। कल लिया तुम, कल दिलवाए, जबकि हम नहीं जानते कौन है, कहाँ की है नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, महीना लगता है और आते हैं और अपना पैसा लेके जाते हैं। 6 महीना से ज्यादा नहीं देंगे, 6 महीना तक देंगे, क्योंकि और भी ना बच्चे हैं। और जिसको चला जब लग जाए, तुम पटना में रह रहा है, लगे कि गुरुजी हमको पैसा का जरूरत है आज, लगे कि गुरुजी हमको पैसा का जरूरत है आज, बहुत ज्यादा लौटा देंगे तो ठीक है, नहीं लौटाएंगे तैयो ठीक, हम थोड़ा से मांगने कभी नहीं जाएंगे। आज दिक्कत अगर लगे कि नहीं सर नहीं देंगे, तो एक बार आजमा के देख ले क्या दिक्कत है। अभी अगर कोई तुम्हारा दिक्कत नहीं हो, किसी और को दिक्कत हो तो लेके आना, पूछेंगे नहीं कैया दोगे, समझा। कितना ले जाएगा रे, 5-10 लाख ले जाएगा और की होगा। हमारा कोनो बाल बच्चा है, चला देना तो छोड़ दो, ये बात बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, ठीक ना। देना छोड़ दो, ये बात मेरे दिमाग में आया होगा तब ना जुबान पे आया है। ये बात बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, इतना आसान है। 500 टका कोई केकरो देवे नहीं करता है, 1500 तो बहुत दूर है। इधर आ जाओ। तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य है, निर्वात में गमन नहीं करता और सीधी रेखा में गमन करता है। ध्वनि का वेग कितना होता है, 332। ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग कैसा गमन करता है, 90 डिग्री। ये निर्वात में गमन करेगा, और इसका एग्जाम्पल है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग, और इसका वेग कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर। बताओ, कहेगा प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ, कहेगा ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य। लेकिन अगर दे दे ध्वनि अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों, तो दोनों मारिएगा। लिख लो ध्वनि, हाँ अगर दोनों एक साथ अलग अलग ऑप्शन में रहे या साथ साथ रहे, तुमको एक से अधिक वाला ना पूछता है, तो लिख लो ध्वनि अनुदैर्ध्य भी है और अनुप्रस्थ भी। हाँ लिखो न, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य भी है अनुप्रस्थ भी, क्योंकि तुमको कोई एक तो चुनना है नहीं। लिखा। अब देखो कहता है किधर गया, अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग चला, अनुप्रस्थ तरंग। बताओ लंबवत कंपन करता है कि सीधा, तरंग वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है कि सीधा। यह तरंग कौन तरंग है, अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है, और यह समानांतर कंपन करता है। कैसा कंपन करता है, समानांतर कंपन करता है। लिख लो कैसा कंपन करता है, समानांतर। बता, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य मतलब ध्वनि तरंग, संपीड़न और विरलन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अनुदैर्ध्य तरंग मतलब कौन तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग मतलब ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य मतलब ध्वनि। बताओ ध्वनि तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, यांत्रिक तरंग का वेग कितना, 332। बाद बाकी प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऊष्मीय विकिरण, विद्युत धारा, इसका वेग कितना, 3 × 10⁻8। खाली इस सब नहीं पूछेगा, चला खाली पूछेगा ध्वनि कितना, 332।
अब पूछेगा प्रकाश कितना, 3 गुना 10 पर पावर 8, 3 गुना 10 पर पावर 8। अगला ई तो चला महा भी आए, पूछवे करेगा तोरा 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक, ये चला कौन ध्वनि है, श्रव्य। इससे इधर होगा अवश्रव्य। ये चला एकदम पूछता है हर एग्जाम में, अवश्रव्य अवश्रव्य। 20,000 हर्ज से अधिक पराश्रव्य। इस श्रव्य है मनुष्य के लिए, अवश्रव्य है चमगादड़ डॉल्फिन कुत्ता के लिए, पराश्रव्य है अवश्रव्य है चला हृदय का धड़कन, भूकंप की ध्वनि, कुत्ता बिल्ली सांप, और पराश्रव्य ध्वनि है चमगादड़ और किसके लिए, डॉल्फिन के लिए। 20 से 20,000 हर्ज श्रव्य किसके लिए, मनुष्य के लिए। किसके लिए है, मनुष्य के लिए। 20 से 20,000 हर्ज किसके लिए है, मनुष्य के लिए। 20 से 20,000 हर्ज मनुष्य के लिए पूछवे करेगा। 20 हर्ज से नीचे अवश्रव्य, 20,000 हर्ज से नीचे पराश्रव्य। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। आइए ना जी, दूल्हा जी लगाओ जल्दी। लगता अभी आइए रहे का। सर का मेन बाल बच्चा 3-4 को लाना पड़ता है स्कूल से।